चलिए, आज हम लोग का हिस्ट्री में वाकाटक वंश और कहाँ तक था, पुष्यभूति वंश तक था। वाकाटक वंश की स्थापना हुआ था 255 ईसा पूर्व में। इसके संस्थापक विंध्य शक्ति। वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईस्वी में और संस्थापक विंध्य शक्ति नाम के व्यक्ति ने किया था। ये किसके अधीन थे? तो सातवाहनों के अधीन था। किसके? सातवाहन वंश की स्थापना किसने किया था? सिमुक किया था। किसने किया था? सिमुक ने किया था। विंध्य शक्ति के बाद उसका बेटा या प्रवरशेर प्रथम। विंध्य शक्ति का उत्तराधिकारी उसका बेटा हुआ जिसका नाम था प्रवरशेर प्रथम, जिसका कार्यकाल था 275 से 335 ईस्वी तक। विंध्य शक्ति के बेटा का क्या नाम था? प्रवरशेर प्रथम, जिसका शासनकाल 275 ईस्वी से 335 ईस्वी तक। वाकाटक वंश वह अकेला ऐसा शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। मतलब वाकाटक वंश में पहला शासक था जो अपने आप को सम्राट की पदवी पर धारण किया था। कौन? प्रवरशेर। कौन? प्रवरशेर प्रथम। पुराणों से पता चलता है कि इसने 4 अश्वमेध याग करवाया था। ये पहला शासक है अभी तक ले जो 4 अश्वमेध करवाया था। अभी तक जितने भी इतिहास में है ना, सभी राजाओं में पुराण से प्रमाण मिलता है कि अभी तक 4 गो अश्वमेध यज्ञ करवाया था प्रवरशेर प्रथम। पिछला पूछे हुए था, पिछला कोई एग्जाम में, कि उस शासक का नाम बताइए जिसने अभी 4 गो अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो प्रवरशेर प्रथम ने 4 अश्वमेध करवाया था। किससे पता चलता है? पुराणों से। प्रवरशेर के बाद वाकाटक साम्राज्य 2 भाग में बट गया। प्रवरशेर जैसे ही गद्दी से हटता है उसके 2 भाग टुकड़ा हो जाता है। एक होता है प्रधान शाखा तथा दूसरा होता है वासीय शाखा। प्रधान शाखा और वासीय शाखा दोनों शाखाओं ने समानांतर रूप से शासन किया, मतलब साथ मगर अलग अलग क्षेत्रों में। प्रधान शाखा के प्रमुख राजा थे रुद्रसेन प्रथम, प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल, प्रवरशेर द्वितीय, नरेंद्र सेन और पृथ्वी सेन द्वितीय। ये सब किस शाखा से जुड़ा हुआ था? तो प्रधान शाखा से। इसमें फेमस कौन है? रुद्रसेन प्रथम और प्रभावती गुप्ता का संरक्षण काल। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री प्रभावती गुप्ता का विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय से किया था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम क्या था? प्रभावती गुप्ता। चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्री का क्या नाम था? प्रभावती गुप्ता, जिसकी शादी उसका करवाता है किसके? वाकाटक वंश के शासक प्रधान शाखा के रुद्रसेन द्वितीय से। तो प्रभावती गुप्ता के पति का क्या नाम था? रुद्रसेन द्वितीय। और यह किसे माने प्रभावती गुप्ता किसके पिता का क्या नाम था? चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे क्या कहा जाता है? विक्रमादित्य कहा जाता है। इसने किसको हराकर चांदी का सिक्का जारी किया था? शकों को हराकर, शकों के हराने के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का जारी किया था, जिसको क्या कहा जाता है गुप्त काल में? रुपया कहा जाता है। चांदी के सिक्का को रुपया कहा जाता है, हाँ। और सोना को सिक्का को दिनार कहा जाता है। वाकाटकों का राज्य गुप्त एवं शक राज्यों के बीच था। वाकाटक जो राज्य था वो किसके बीच में था? तो भाई, तो गुप्त और साम्राज्य और शक राज्य के बीच था। राज्यों पर विजय प्राप्त करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय ने इस संबंध को स्थापित किया था। पहले यही था कि अपना साम्राज्य के विस्तार करना तो या बेटा की शादी कर दो या तो बेटी की शादी कर लो, यही, हाँ, या तो खुद शादी कर लो, साम्राज्य का विस्तार हो जाएगा। यही किया था कौन? चंद्रगुप्त द्वितीय। रुद्रसेन द्वितीय से किया था अपना बेटी की शादी। विवाह के कुछ समय बाद रुद्रसेन की मृत्यु हो गई और उसके दोनों पुत्र दिवाकर सेन और दामोदर सेन, मतलब किसका नाती हुआ? चंद्रगुप्त द्वितीय के नाती हुआ 2 गो, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। अवयस्क थे, मतलब उसका 18 साल पूरा नहीं था। दिवाकर सेन और दामोदर सेन। माता प्रभावती गुप्ता। प्रभावती गुप्ता ने शासन संभाला। अब बेटा अवयस्क था तो क्या किया? अपने आप को खुद गद्दी पर बैठा लिया। यह काल वाकाटक गुप्त संबंध का स्वर्ण काल कहा जाता है। जिससे था ना, गुप्त काल को क्या कहते थे? कौची का? संस्कृति के विकास के कारण कहा जाता है स्वर्ण काल कहते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसी तरह से प्रभावती गुप्ता को कहा जाता है वाकाटक गुप्त काल का स्वर्ण काल। किसके कारण? प्रभावती गुप्ता के कारण। प्रभावती गुप्ता के संरक्षण के काल के बाद उसका कनिष्ठ पुत्र, मतलब कनिष्ठ मतलब छोटा होता है ना, तो उसका बेटा दामोदर सेन
प्रवर सेन द्वितीय के नाम से गद्दी पर बैठता है। अब बोलेगा कि प्रभावती का कौन सा बेटा गद्दी बैठा था, तो दामोदर सेन। दामोदर सेन किस नाम से गद्दी बैठता है, तो प्रवर सेन द्वितीय। प्रवर सेन प्रवर सेन प्रथम था जो 4 गो अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। प्रवर सेन प्रथम जो था वो 4 गो अश्वमेघ करवाया था। और प्रवर सेन द्वितीय किसे कहा जाता है भाई, तो दामोदर सेन को कहा जाता है। दामोदर सेन, हाँ, दामोदर सेन को ही क्या कहा जाता है, प्रवर सेन द्वितीय कहा जाता है। पृथ्वी सेन द्वितीय वकाटकों की प्रधान शाखा का अंतिम शासक था। मतलब बोलेगा कि वकाटक जो 2 भाग बटा था, प्रधान शाखा एगो था वशीय शाखा। तो प्रधान वकाटक वंश का अंतिम शासक कौन हुआ, तो पृथ्वी सेन द्वितीय। हाँ, पृथ्वी सेन द्वितीय जो अंतिम प्रधान वकाटक का प्रधान शाखीय वंश का अंतिम शासक हुआ। और उसके बाद उसका राज वशीय शाखा के हरिसेन के हाथों में चल गया। जब यह हटा तो कहाँ चला गया, दूसरा जो भाग था उसके शाखा में चल गया, वशीय शाखा के। वकाटक वंश की शाखा की स्थापना 330 में हुआ था। वशीय संघ की स्थापना, वशीय शाखा के स्थापना कब हुआ था, 330 में। सम्राट कौन था, प्रवर सेन के छोटा पुत्र सर्वसेन। प्रवर सेन के छोटा पुत्र वही जो बैठा था ओकरे बेटा। उसने वत्स गुलम नामक स्थान पर एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना किया था। ये सब बहुत डीपली है, छोड़ दीजिए। वशीय शाखा के प्रमुख राज्य के नाम याद रखना है, सर्वसेन, बिंद शक्ति द्वितीय, प्रवर सेन द्वितीय, हरिसेन। हरिसेन वशीय शाखा का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक। इसमें याद रखिएगा कि जो वशीय शाखा था, वकाटक जो दूसरा भाग था, वकाटक का दूसरा भाग, उसका सबसे शक्तिशाली शासक कौन था, हरिसेन। हरिसेन। ऐसे हरिसेन की चर्चा हम लोग किस में किए थे, समुद्रगुप्त में। समुद्रगुप्त का अथी लिखा था, कौन चीज, प्रयाग प्रशस्ति लेख की रचना किया था। गुप्त वंश में इसका चर्चा मिलता है। हाँ, अब आते हैं हम लोग, यह वकाटक वंश का अंतिम शासक ज्ञात हुआ। जो हरिसेन जो था ना, शक्तिशाली भी हुआ मगर अंतिम हुआ, शक्तिशाली हुआ मगर अंतिम शासक। तब वशीय का शक्तिशाली शासक हरिसेन, और वशीय वकाटक वंश के शाखा का अंतिम शासक हरिसेन ही हुआ। वकाटक वंश के राजा प्रवर सेन द्वितीय ने मराठी प्राकृत काव्य सेतु बंध की रचना की। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा कि सेतु बंध की रचना किसने किया था, तो प्रवर सेन द्वितीय ने किया था। किसने किया था, पूछा हुआ क्वेश्चन है कि सेतु बंध की रचना किसने किया है, प्रवर सेन द्वितीय। प्रवर सेन द्वितीय ने किस भाषा में, मराठी। किस भाषा में, मराठी। सेतु बंध की रचनाकार मराठी भाषा में प्रवर सेन द्वितीय। सेतु बंध की रचना मराठी भाषा में प्रवर सेन द्वितीय। तथा हरिविजय नाम का प्राकृत काव्य ग्रंथ सर्वसेन ने किया था। हरिविजय नामक प्राकृत भाषा में लिखे गए काव्य ग्रंथ है, किसने किया था, सर्वसेन। तो 2 पुस्तक, सेतुबंध और हरिविजय। सेतुबंध और हरिविजय ये दोनों वकाटक वंश के समय में लिखा गया पुस्तक था। जी, सेतुबंध के रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय, जो मराठी भाषा में लिखा गया था। सेतुबंध की रचना मराठी भाषा में प्रवर सेन द्वितीय। एक है हरिविजय नामक प्राकृत भाषा में है, ये लिखा था सर्वसेन। संस्कृत की विदर्भी शैली पूर्णतः विकास वकाटक नरेशों के शासनकाल में हुआ। तो बोलेगा कि संस्कृत की विदर्भ शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था भाई, वकाटक नरेशों के दरबार में हुआ था। मतलब वकाटक में फिक्स नहीं किया कि कौन शाखा में हुआ, तो इसका मतलब है कि दोनों शाखा में हुआ। तो विदर्भ शैली का विकास किसके शासनकाल में, तो वकाटक वंश। विदर्भ शैली, हाँ, संस्कृत की विदर्भ शैली, संस्कृत की विदर्भ शैली का विकास क्यों हुआ था, वकाटक नरेशों के दरबार में। हाँ, कुछ विद्वान का कहना है कि चंद्रगुप्त द्वितीय के राज कवि कालिदास ने कुछ समय तक प्रवर सेन द्वितीय की राजसभा में निवास किया था। मतलब कुछ लोग कहीं पे सुना है, लिखा गया है कि कालिदास भी किसके दरबार में था, प्रवर सेन द्वितीय। हाँ, कुछ समय तक कोई कहा था कि कोई देखा, या इसका प्रमाण अभी दिया नहीं है, कहीं पे लिखा है। तो कालिदास प्रवर सेन द्वितीय से संबंधित था। प्रवर सेन द्वितीय, यही प्रवर सेन द्वितीय ने कौन सा किताब की रचना किया, सेतुबंध की रचना किया। सेतुबंध मराठी भाषा में लिखा गया था।
वहाँ उन्होंने सेतुबंध का संशोधन किया तथा विदर्भी शैली में अपना काव्य मेघदूत लिखा। तब यहाँ पे एक और क्वेश्चन बन गया कि मेघदूत किस शैली में लिखा गया, तब विदर्भी शैली में। मेघदूत के रचनाकार कालिदास, मेघदूत की रचनाकार कालिदास। हाँ, विदर्भी शैली, शैली बोलेगा विदर्भी शैली, संस्कृत का विदर्भी शैली बोलेंगे वो। तो यहाँ पे शैली पूछेगा तब विदर्भी शैली। इस शैली का आविष्कार हुआ था किसके समय, वकाटक के समय। तो विदर्भ शैली का आविष्कार हुआ था वकाटक के समय। और इसका कौन सा पुस्तक लिखा गया है, मेघदूत। हाँ, मेघदूत जो है, हाँ वकाटक के समय ये लिखा गया। हाँ, वकाटक नरेश ब्राह्मण धर्मावली था, माने ब्राह्मण को मानने वाला था। कौन किस धर्म को मानता था, ब्राह्मण को। वे शिव और विष्णु के उपासक थे, शिव और विष्णु के उपासक थे। वकाटक जो वंश थे वो किस धर्म को मानते थे, तो शिव की भी पूजा करते थे और विष्णु की भी पूजा करते थे। वकाटक नरेश पृथ्वीसेन द्वितीय के समय व्याघ्र देव ने रचना की मंदिर का निर्माण कराया था। सामंत व्याघ्र ने नचना के मंदिर का निर्माण करवाया था। मंदिर का क्या नाम है, नचना मंदिर। नचना के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, पृथ्वी, हाँ व्याघ्र देव ने। पृथ्वीसेन द्वितीय का सामंत था, सामंत मतलब उसका गुलाम कह सकते हैं, एक तरह का गुलाम ने, पूरी तरह से गुलाम नहीं, बस बात मानने वाला होना चाहिए। हाँ, तो नचना के मंदिर का निर्माण किसने किया था, व्याघ्र देव ने किया था। नचना मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, व्याघ्र देव, जो किसका संबंध था, पृथ्वीसेन द्वितीय का। अजंता का 16वां 17वां गुफा और विहार और 19वें गुफा चैत्य का निर्माण वकाटक शशांक के साल काल में हुआ था। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता 16, कल 17 था ना, चित्रसाल से था, और चित्रसाल में था, चित्रसाल और जिसमें बौद्ध के पूरा जीवनी का चर्चा मिलता है उस गुफा में। तो 16 और 17 विहार ये सब गुप्त काल में था, मगर इसका निर्माण किसके समय हुआ था, तो वकाटक के समय। किसके समय में, वकाटक में। और एक है 19वीं गुफा का चैत्य का निर्माण भी वकाटकों के शासनकाल में हुआ था। अजंता भारत का सबसे पुरानी गुफा है। अजंता भारत के सबसे, अजंता और एलोरा दोनों कहाँ पे, महाराष्ट्र में। अजंता किससे संबंधित, कौन धर्म से, अजंता बौद्ध से और एलोरा जैन से। अजंता बौद्ध से और एलोरा, क्योंकि अजंता में जान ही रहे कि बुद्ध के पूरा जीवनी के कहानी मिलता, तो सीधा सीधा याद रखेंगे। एलोरा चल जाता है जैन में। तो इस तरह से याद रखिए। 4 गो अश्वमेध कराने वाला प्रवरसेन द्वितीय, सॉरी हाँ प्रवरसेन प्रथम। प्रवरसेन कितना अश्वमेध करवाया था, 4 गो अश्वमेध करवाया था। और यह किससे पता चलता है भाई कि पहला शासक था जो अपना उपाधि धारण किया था, तो पुराण से। कुछ जिससे पता चलता है, पुराण से। पुराणों में लिखा गया कि पहला वकाटक वंश का शासक था जो अपने आप को उपाधि दिया था, कौन जी राजा के। हाँ, पुराणों की संख्या 18, जिकरा में प्रमाणित मात्र 5 गो है। हाँ, जिकरा में 3 गो तो वंश दिखी मिल ही जाता है, बाकी 2 के तो कहीं दिखता नहीं। कुछ 5 गो प्रमाणित है। और सबसे प्रमाणित और था मत्स्य पुराण। हाँ, तो वकाटक वंश के भाग में बट गया, 2 भाग में। एक था प्रधान शाखा, एगो वसीय शाखा। प्रधान शाखा और तो प्रधान शाखा में एक प्रभावती गुप्ता के काल को क्या कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। प्रभावती गुप्ता के काल को, इसके 2 बेटा दामोदर सेन, एगोर के था दिवाकर सेन। दामोदर सेन और प्रभावती गुप्ता किसके पुत्री थी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। अपना प्रसार के लिए, अपने क्षेत्र का विस्तार करने के लिए चंद्रगुप्त द्वितीय अपने बेटे की शादी किससे कर देता है, रुद्र किया था। प्रभावती गुप्ता की शादी किया था, गुप्ता के रुद्रसेन द्वितीय से किया था। उसके बाद ये 2 को जन्म हुआ, तुरंत में क्या होता है, मर जाता है दोनों के जन्म देने के बाद। और उसके बाद जो दोनों अवयस्क रहता है, इसलिए गति पे खुद अपने आप को बैठा देता है। हाँ, और अंतिम शासक कौन था इसका, बस इसका नहीं, इसका अंतिम शासक था वकाटक में पृथ्वीसेन द्वितीय। प्रधान शाखा का अंतिम शासक पृथ्वीसेन द्वितीय। और उसके बाद गद्दी पे बैठता है कौन, हरिसेन। यही वसीय में सबसे ज़्यादा कौन था, शक्तिशाली हरिसेन, मगर अंतिम भी वही हुआ। हाँ, अब आते हैं
वाकाटक वंश में एक सेतुबंध की रचना हुआ था वसीय काल में, जो किस भाषा में? मराठी। कौन किया था? तो प्रवर सेन द्वितीय का था। सेतुबंध की रचनाकार प्रवर सेन द्वितीय। एक हरि विजय नामक पुस्तक था जो प्राकृत भाषा में लिखा गया था, वो कब किसने लिखा था? सर्वसेन ने। और विदर्भ शैली की शुरुआत, संस्कृत की विदर्भ शैली की शुरुआत वाकाटक नरेश्वर ने किया था। और यही विदर्भ शैली में लिखा गया कोची? मेघदूत। क्या लिखा गया? मेघदूत। और मेघदूत के रचनाकार कौन? कालिदास। और एक और है, व्याघ्रदेव ने नचना मंदिर का निर्माण किया था। व्याघ्रदेव नचना मंदिर का निर्माण व्याघ्रदेव ने किया था। अजंता का 16वां 17वां और 19वीं चैत्य गुफा का निर्माण वाकाटक वंश के समय हुआ था। अब लोग आते हैं पुष्यभूति वंश, इसी को हम वर्धन वंश भी कह सकते हैं। हाँ, गुप्त वंश के पतन के बाद कौन बैठता है? पुष्यभूति वंश। कौन? पुष्यभूति वंश। उन्हें मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ प्रमुख है। इसमें जो है 4-5 गो है वंश, मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़। गौड़ किसका प्राचीन नाम है? हाँ, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। गौड़ का प्राचीन, अच्छा जी, बंगाल का प्राचीन नाम गौड़। करा कि इन पांचों राजवंशों में सबसे शक्तिशाली कौन था? पुष्यभूति। बोले ये पांचों था, मैत्रक, मौखरी, पुष्यभूति, परवर्ती गुप्त और गौड़ में पांचों में सबसे शक्तिशाली कौन हुआ? पुष्यभूति वंश हुआ और विशाल साम्राज्य का स्थापित किया। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति था। पुष्यभूति वंश के संस्थापक पुष्यभूति हुआ। इसकी राजधानी थानेश्वर था। कहाँ? कहाँ पड़ता? हरियाणा, कुरुक्षेत्र के आसपास। कहाँ पे? कुरुक्षेत्र। हाँ, थानेश्वर। हाँ, थानेश्वर। अब आते हैं हम लोग प्रभाकर वर्धन। इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक हुआ जो स्वतंत्र था। प्रभाकर वंश इस वंश के स्वतंत्रता का जन्मदाता था। बोलेगा कि इस वंश का स्वतंत्रता का जन्मदाता किसे मानते हैं? प्रभाकर वर्धन को। प्रभाकर वर्धन को। तथा प्रथम प्रभावशाली भी शासक था। स्वतंत्रता, खुद को स्वतंत्र अपना राजा बनाया था खुद को, और प्रभावशाली भी सबसे ज़्यादा यही था, जिसने 2 अति धारण किया है। एक परम भट्टारक, दूसरा महाराजा धीराज। परम भट्टारक और महाराजा धीराज। प्रभाकर, प से प्रभाकर वर्धन, प से परम भट्टाकर, परम भट्टाकर। महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किया था? प्रभाकर वर्धन। यह हाँ, जैसी समान 2 गो तो फेमस इसका उपाधि है, एक परम भट्टाकर और दूसरा महाराजा धीराज। महाराजा धीराज उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त। कौन? समुद्रगुप्त। महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला पहला गुप्त शासक समुद्रगुप्त। तो कौन सा पुष्यभूति वंश ने इसकी कौन सा अति धारण किया था? तो महाराजा धीराज और परम भट्टारक। प्रभाकर वर्धन की पत्नी यशोमती से 2 पुत्र और 1 पुत्री का जन्म होता है। 2 पुत्र और एक होता है हर्षवर्धन और एक होता है राजवर्धन। तो राजवर्धन बड़ा होता है, हर्षवर्धन छोटा होता है। एक बेटी का नाम होता है राजश्री। कुछ होता है राजश्री। बड़े बेटा प्रभाकर वर्धन के बड़े बेटा का नाम राज्यवर्धन, उसके छोटे बेटा का नाम हर्षवर्धन और बेटी राजश्री हुई। राजश्री का विवाह होता है किसके साथ? तो कन्नौज के राजा था ग्रहवर्मा के साथ। किसके? कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ। प्रभाकर वर्धन के बेटा 2 गो, बड़का राजवर्धन, छोटका हर्षवर्धन। बेटी राजश्री की शादी कन्नौज के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। हाँ, मौखरी राजा का था। मौखरी जिसे ऊपर में था ना, मैत्री, मौखरी, गुप्त ये सब था ना, 5 गो वंश। तो उनमें से 1 वंश था ये मौखरी वंश के राजा था ग्रहवर्मा। मालवा के शासक देवगुप्त ने ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। मालवा, मध्य प्रदेश वाला मालवा के शासक को किसने? ग्रहवर्मा की हत्या किसने किया था? देवगुप्त। ये कहाँ के शासक था? मालवा का। और क्या करता है? उसकी पत्नी को बंदी बनाकर जेल में डाल देता है। किसको? राजश्री को। तो राजश्री के पति को हत्या किसने किया?
देवगुप्त। देवगुप्त कहाँ के शासक था? मालवा का। वंश का क्या नाम था? मौखरी। वंश का नाम था मौखरी। मालवा का हो गया था। राजवर्धन ने देवगुप्त को मार डाला। हाँ, जीजा को मारने के बदले उसको मार दिया। किसको? हाँ, देवगुप्त को। और मार डाला। और परंतु देवगुप्त के मित्र गौर नरेन शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन को मार दिया। ओकर दोस्त था कौन? देवगुप्त के होता कौन? शशांक। यही शशांक जो था, जो बोधि बीज करवाया था। हाँ, वही कटवा दिया था। बोधि बीज कटवाया था कौन? शशांक। यही शशांक। तो देवगुप्त की हत्या किसने किया? सॉरी ग्रह वर्मा की हत्या किया देवगुप्त। और देवगुप्त की हत्या किया राजवर्धन। और राजवर्धन की हत्या कर दिया शशांक। इस तरह से हाँ, देवगुप्त और शशांक दोनों दोस्त था। देवगुप्त और शशांक दोनों दोस्त था। तो देवगुप्त दोनों दोस्त था, तो उसका दोस्त मारा। और तो देवगुप्त मारता है एकरा, ग्रह वर्मा के मार देता है। हाँ, ग्रह वर्मा के। और ग्रह वर्मा के मारने के बाद उसकी पत्नी को लेकर जाके क्या कर देता है? बंदी बना देता है। तो अब भाई अब यहाँ पे खिसियाता है, राजवर्धन जाके देवगुप्त के मार देता है। हाँ हाँ, देवगुप्त के मार दिया। अब देवगुप्त के बदला लेता है कौन? शशांक। जाके राजवर्धन को मारा। हाँ हाँ, अब आएगा, यहीं पे आता है आगे। तो शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या करते। शशांक शैव धर्म का अनुयायी था शशांक, और यही बोधि वृक्ष कटवाया दिया था। अभी जो बोधि वृक्ष है ना, वो ओरिजिनल नहीं है, वो बाद में उसके काटने के बाद वहाँ पे कोई पीपल रोप दिया गया था। हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम, पता नहीं, हो सकता है। राजवर्धन की मृत्यु 606 ईस्वी में होता है। राजवर्धन कब मारा जाता है? 606 ईस्वी में। और उसके बाद 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी बैठता है हर्षवर्धन। 16 वर्ष की अवस्था में गद्दी बैठता है हर्षवर्धन। ऐसी हर्षवर्धन को कहा जाता है शिलादित्य। हाँ, हर्षवर्धन को क्या कहा जाता है? शिलादित्य। धीरे द्वितीय शिलादित्य, आदित्य में द्वितीय आता है ना वो। तो हर्षवर्धन को किस नाम से जाना जाता है? शिलादित्य। 16 वर्ष से गद्दी बैठता है थानेश्वर में, और शिलादित्य के नाम से आता है। इसने परम भट्टारक नरेश की उपाधि धारण किया था। तो एगो ऊपर में था कौन? प्रभाकर वर्धन, जो परम भट्टारक की उपाधि धारण किया था। और एक होता है कौन? हर्षवर्धन, ये भी परम भट्टारक की उपाधि धारण करता है। हर्ष ने शशांक को पराजित कर कनौज के अधिकार कर लेता है और उसको अपनी राजधानी। हर्ष अब किसको हरा देता है? शशांक को, और वो कनौज पर अधिकार करके उसको अपनी राजधानी बनाता है। अब हर्ष को हरा देता है पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय कहाँ पे? नर्मदा नदी के तट पर। और चीनी यात्री वेनसांग इसी के दरबार में आता है, हर्षवर्धन के दरबार में, जिसे क्या कहा जाता है? शाक्य मुनि, नीतियों का पंडित, यात्रियों का राजकुमार। और इसी का एक पुस्तक का नाम है सीयूकी। हर्षवर्धन के पुस्तक का नाम है सीयूकी। वेनसांग के पुस्तक का नाम है सीयूकी, जिसमें 138 देश के विवरण मिलता है यात्रा का। 138 देश घूमे थे कौन? वेनसांग के कितने देशों का विवरण मिलता है? 138 देशों का पुस्तक का नाम सीयूकी। जब वो आया था भारत में, तो उस समय नालंदा के कौन थे? शीलभद्र आचार्य। कौन थे? शीलभद्र। कौन थे? शीलभद्र। ना शीलभद्र, स्थूलभद्र तो वो जैन में है। शीलभद्र फाहियान पुस्तक ना लिखा ना, लिखा था मेगास नीचे इंडिका। हर्षवर्धन ने 1641 में अपने दूत चीन भेजा, और 643 और 645 में चीन से आता है। 41 में भेजता है कौन? हर्षवर्धन, और वहाँ से 2 आता है 643 और 645 में। भारत से भेजा 641 में, और चीन से आया 43 और 45 में। 643 और 645, 2 साल के अंतर पे। हर्ष ने कश्मीर के शासक से बुद्ध के दंत का अवशेष बलपूर्वक प्राप्त किया था। दंत का अवशेष, अब बताइए, अगर जला दिया गया होगा बुद्ध के, तो दांत के अवशेष मिलता? बुद्ध के जलाया
एक बात बोल रहे हैं, जैसे अब हम लोग उस समय कहे थे कि जो अवशेष जलाया जाता है, तो दांत के अवशेष मिलेगा? नहीं सर, तो उनका अरे काहे नहीं जलेगा? सब जल जाता है, हीट इतना है, कुछ नहीं दिखेगा। हड्डी या दांत में अंतर क्या चीज, दोनों तो एक तरह का हड्डी टाइप का होता है, वो भी पिघल जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट हाँ, चलिए गए थे। तो दांत का अवशेष किससे प्राप्त करता है? तो कश्मीर के राजा से, कश्मीर के शासक से। हर्ष के पूर्वज भगवान शिव और सूर्य के अनन्य उपासक थे। तो हर्ष के पूर्वज जो थे पहले, इससे राजवर्धन, प्रभाकर वर्धन और पुष्पवती किसके उपासक थे? शिव और सूर्य के। हर्ष प्रारंभ में कुल देवता शिव का परम भक्त था। शुरू में हर्षवर्धन भी किसके पूजा करते थे? भगवान शिव के। बाद में वेनसांग के मिलने के बाद यह बौद्ध धर्म को अपना लेते हैं। चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में होता है? कनिष्क के शासनकाल में। ठीक है। चीनी यात्री किसके साथ मिलने के बाद? तो वेनसांग के मिलने के बाद बौद्ध धर्म के कौन सा शाखा? महायान। कौन सा शाखा? महायान शाखा का राजश्रय प्रदान करता और पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म अपना लेता है। हर्षवर्धन के समय नालंदा बौद्ध विहार कौन सा? महायान बौद्ध धर्म का शिक्षा का प्रधान केंद्र। तो हर्षवर्धन के समय कौन सा था बौद्ध धर्म के? तो बौद्ध धर्म के 3 शाखा, जिसमें से हीनयान, महायान, ब्रजयान। तब महायान का में शिक्षा मिलता था किसके समय? हर्षवर्धन के शासनकाल में। नालंदा विश्वविद्यालय जो हर्षवर्धन के शासनकाल में किसका शिक्षा मिलता था? महायान से संबंधित था। हर्षवर्धन के समय प्रयाग में हर 5वें वर्ष में हो जाता था आयोजन। हर 5वें साल में क्या होता था? आयोजन। हाँ, जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। तो 5वें साल जो हर 5वें वर्ष में जो होता समारोह होता था हर्षवर्धन के शासनकाल में, उसे क्या कहा जाता था? महामोक्ष परिषद। महामोक्ष। और यही 5वां में शामिल होने आया था, इसके 6ठे में शामिल होने आया था कौन? वेनसांग। 6ठे समारोह में कौन आया था? हाँ, 5 को हो गया था, 6ठा में कौन शामिल हुआ था? वेनसांग। कौन आया था? वेनसांग। बाणभट्ट के बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के। हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट। और बाणभट्ट कौन सी रचना लिखा था? हर्षचरित और कादम्बरी। हर्षचरित्र और कादम्बरी। हर्षचरित्र के लेखक बाणभट्ट, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट। और बाणभट्ट के गुरु का नाम था भरचू। बाणभट्ट के गुरु का नाम था भरचू। बाणभट्ट के गुरु का नाम। बाणभट्ट ने 2 पुस्तक हर्षचरित्र और कादम्बरी की रचना किया था। इसके अलावा हर्षवर्धन ने 3 पुस्तक की रचना किया था। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। ये 3 पुस्तक की रचनाकार हर्ष ने की थी संस्कृत भाषा में। कैसे? संस्कृत नाटक ग्रंथ की रचना मतलब संस्कृत भाषा में लिखे गए। कहा जाता है कि यह खुद नहीं लिखा था। धावक नामक कवि ने हर्ष से पुरस्कार प्राप्त करके ये क्या किया था? इसका तीनों का नाम है, तीनों लेखकों का नाटक का लिखा था कौन? धावक। कौन? धावक नामक कवि ने। तो कहीं कहीं देता है कि धावक की लिखा, कहीं कहीं की देता है कि खुद हर्षवर्धन लिखता है। तो पहले तो राजा लोग खुद अपने लिखता तो थोड़ी है, लिखवावे के उपयोग ज़्यादा करता था। तो प्रियदर्शिका, रत्नावली, नागानंद के लेखक हर्ष ऑप्शन में न रहेगा तो देखेंगे धावक। हर्ष भारत का अंतिम हिंदू शासक बना था। कौन? भारत का अंतिम हिंदू शासक हर्षवर्धन, जो नहीं कट्टर था हिंदू था, न ही सारे देश का शासक था। भले था हिंदू शासक मगर पूरे देश का शासक है और नहीं कट्टर हिंदू था। हर्ष के अधीन शासक महाराज तथा महासामंत कहे जाते थे। हर्ष के अधीनस्थ जो शासक थे उसके जिसको अपने अंदर लेके राजा को हरा उड़ा के अपने अधीन कर लेता उसको क्या कहा जाता था? महाराज या महासामंत। महाराज या महासामंत। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। हर्ष के मंत्रिपरिषद के मंत्री को सचिव या अमात्य कहा जाता था। अमात्य या सचिव मंत्री को। प्रशासन की सुविधा के लिए हर्ष का साम्राज्य कई भागों में बटा था।
कई प्रांतों में बढ़ता। अब प्रांत को कहा जाता था भुक्ति। तो हर्षवर्धन के समय प्रांत को कहा जाता था भुक्ति। हर्षवर्धन के समय प्रांत को कहा जाता था भुक्ति। और प्रत्येक भुक्ति के शासक राजस्थानीय, ऊपरी और राष्ट्रीय कहलाते थे। भुक्ति का विभाजन जिला में, और जिला की संज्ञा विषय जिसका प्रधान होता था। हर समय तो जानवे करते विषय को विषपति कहा जाता था। विषय के अंतर्गत कई पाठक थे जो आधुनिक में हम तहसील कहते हैं। तहसीलदार जो पैसवा तहसील था उसी का ना तहसीलदार है। हाँ, महालेखापाल, हाँ, महालेखागार भी कह सकते हैं उसको। ग्राम शासन की सबसे छोटे, हर में तो ग्राम सबसे छोटा इकाई, चाहे कोई भी अथी में सबसे छोटा इकाई। ग्राम शासन का प्रधान ग्राम छपटलिक कहलाता था। ग्राम शासक का प्रधान ग्रामा छपटलिक, ग्रामा छपटलिक, ग्रामा छपटलिक, ग्रामा छपटलिक कहलाता था। ग्राम के शासन के प्रधान को हर जगह ग्रामीण कहलाता था ना, यहाँ पे ग्रामा छपटलिक कहलाता है। हाँ, अब इनके समय कुछ मंत्री परिषद है। भंडी कहा जाता है प्रधान सचिव को। भंडी क्या कहा जाता है? प्रधान सचिव को क्या कहा जाता है? भंडी। प्रधान सेनापति को कहा जाता है सिंहनाद। हर्षवर्धन के समय जो मंत्री परिषद था, सेनापति के प्रधान को क्या कहा जाता था? सिंहनाद। अश्व सेना के प्रधान को कुंतल, अश्व सेना के प्रधान को कुंतल, और गज सेना के प्रधान को स्कंदगुप्त कहा जाता है। याद रखिएगा। घोड़ा के जो सेना का प्रमुख जो होता था, सॉरी घोड़ा नहीं, गज मतलब हाथी होता है ना। हाँ, गज के सेना के प्रमुख को कहा जाता था स्कंदगुप्त। गज के सेनापति को स्कंदगुप्त, गज के सेनापति को स्कंदगुप्त। अश्व सेना के प्रधान को कुंतल, अश्व के प्रधान को कुंतल, और हाँ घोड़ा अश्व के सेना के प्रधान को, अश्व मतलब घोड़ा होता है, अश्व के सेना के प्रधान को कुंतल, और प्रधान सेनापति को सिंहनाद, प्रधान सेनापति को सिंहनाद, और प्रधान सचिव को भंडी। पुलिसकर्मी को चाट भाट, हम लोग गुप्तों में पढ़े हैं। साधारण कर्मचारी को चाट भाट, और मुख्य रूप से रहता था दंडपाशिक। मुख्य अधिकारी को क्या कहते थे? दंडपाशिक। वहीं से लिया गया है। अश्व सेना के अधिकारी को बृहदेश्वर, पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत और महाबलाधिकृत कहा जाता था। अश्व सेना के अधिकारी को क्या कहा जाता था? बृहदेश्वर, और पैदल सेना के अधिकारी को बलाधिकृत या महाबलाधिकृत कहा जाता था। हर शरीर के समय सिंचाई के साधन था तुला यंत्र या जल पंप, तुला यंत्र या जल पंप। एकरे समय मिलता है लोकपाल शब्द का उल्लेख। तो हर्षवर्धन हर्षचरित के प्रांतीय शासक के लिए क्या क्या उपयोग करा जाता था? लोकपाल। तो लोकपाल किस वंश के समय? पुष्यभूति वंश के शासन के समय किस शब्द का इस्तेमाल मिला है? लोकपाल। लोकपाल ये लगता है कि कब लागू हुआ था भारत में? 1900? हाँ, वो पहली बार जो मोरारजी देसाई जो लाया था लोकपाल शब्द का प्रयोग सबसे पहली बार। हाँ, तो प्रधान सचिव को भंडी, प्रधान सचिव को, प्रधान सेनापति को सिंहनाद, प्रधान सेनापति को घोड़ा के प्रधान को कुंतल, घोड़ा के सेना के प्रधान को कुंतल, और हाथी के प्रधान सेनापति को स्कंदगुप्त क्या कहता है? तो प्रधान सचिव को भंडी, प्रधान सचिव को, प्रधान सेनापति को सिंहनाद, क्या? प्रधान सेनापति को सिंहनाद, घोड़ा वाला सेनापति को कुंतल, घोड़ा वाला के कुंतल, घोड़ा वाला के हाथी वाला के स्कंदगुप्त, हाथी वाला के स्कंदगुप्त। याद रखिएगा, इसको पूछता ही डाल देता। तो हम लोग का कल हिस्ट्री का रह गया दक्षिण भारत के प्रमुख वंश, पाल वंश और चोल वंश, पाल वंश और चोल वंश, पाल वंश और चोल वंश। पाल वंश तो थोड़ा सा एक पे हो जाएगा, देख लिया, खाली पढ़ लेना। चले, ज्योग्राफी में हम लोग का होमवर्क कल के था अंटार्कटिक महादेश, अंटार्कटिक
अंटार्कटिक महादेश के खोज हुआ था जेम्स क्लार्क ने किया था 1911 में। हाँ हाँ, पूरा नाम याद रखिए, जेम्स क्लार्क। ना जेम्स क्लार्क, पीछे वाला रॉस ज़्यादा देगा, कुछ मेन याद रखिएगा। जेम्स क्लार्क रॉस बोलेगा अंटार्कटिक की खोज जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 में। जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 में। ये विश्व की 5वां बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप कौन? अंटार्कटिक। यह दक्षिणी गोलार्ध में मिलता है। कौन में? वैज्ञानिकों के पृथ्वी के बारे में अधिक जानकारी देने के कारण इसको वैज्ञानिक महाद्वीप कहा जाता है। क्या कहता है? क्योंकि जितने भी जो होता है ना सब अति वाला सब यहीं पे होता है। हाँ, सब यहाँ पे वैज्ञानिक जाके वहाँ पे अति करते रहता है, अपना खोज खाज करते रहता है सब। हाँ। अंटार्कटिका भूमि 3 महासागरों से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका कितने से? एक है हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर का आकार एस का आकार का। इन महासागरों के दक्षिणी के छोर को दक्षिणी महासागर या अंटार्कटिका महासागर कहते हैं। वेडेल सागर या रॉस सागर अंटार्कटिका महासागर में ये भाग है। बोलेगा कि वेडेल सागर और रॉस सागर किस महासागर का भाग है? अंटार्कटिक महासागर का भाग है। कौन? वेडेल सागर और रॉस सागर। इसका तापमान 4 डिग्री सेल्सियस कम रहता है। क्या रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस से कम रहता है। मतलब हाँ, 4 बर्फ़ नहीं कर सकते हैं, हाँ एरिया में तो बर्फ़ है तो उतना समझिए कि वो रहबे करेगा। इस महाद्वीप की खोज के प्रयास अंग्रेज नाविक जेम्स कुक के द्वारा किया गया था। प्रयास किसने किया था? जेम्स कुक। मगर खोजा कौन? जेम्स क्लार्क रॉस। जेम्स क्लार्क रॉस ने 1911 में खोज की शुरुआत किया था जेम्स कुक ने, लेकिन वह इसके मुख्य भूमि तक नहीं पहुंच पाए थे। हाँ, इस महाद्वीप के मुख्य भूमि की खोज करने का श्रेय फेबियन वेलिंगसॉनसेन को जाता है। अब एक मुख्य भूमि की खोज किसने किया था? फेबियन वेलिंगसॉनसेन को जाता है, जिसने 1820 में ही बोस्टॉक नामक जहाज पर सवार होकर मुख्य भूमि तक पहुंचा था। तो सबसे पहले कौन पहुंचा था भाई? तो फेबियन वेलिंगसॉनसेन। फेबियन वेलिंगसॉनसेन 1820 में ही पहुंच गया था। कहाँ पे? बोस्टॉक नामक जहाज से। कौन सा जहाज? बोस्टॉक नामक जहाज से पहुंच गया था वहाँ पे। अंटार्कटिक महादेश जो है हमेशा 98% भाग ढका रहता है बर्फ से। 98% भाग ढका रहता है, इसीलिए हमेशा ढका होने के कारण इसको श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप। कौन सा महाद्वीप है? श्वेत महाद्वीप। और अंध महाद्वीप कहा जाता है अफ्रीका को। अंध महाद्वीप है या काला महाद्वीप है अफ्रीका को, क्योंकि वहाँ पर हर चीज़ से पिछड़ा हुआ है, आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सब चीज़ से पिछड़ा हुआ है। हाँ, सभ्यताओं का महाद्वीप एशिया। एगो था कल हम लोग पढ़े थे यूरोप को कौन चीज़? प्रायद्वीपों का महाद्वीप। यूरोप को कहता है प्रायद्वीपों का महाद्वीप, एशिया को महाद्वीपों का महाद्वीप, और अफ्रीका को अंध महाद्वीप या काला महाद्वीप, और इसको श्वेत है। देशों का देश तो मैनीटू था ना, कनाडा में। ना इजराइल ने, कनाडा में मैनीटू। हाँ मैनीटू। हाँ, आते आगे। करा कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति एमंडसेन। दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति एमंडसेन 1911 में। बोलिए आराम से। शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु महाद्वीप में अलग अलग आकर होने के कारण इसे गतिशील महाद्वीप होता है, क्योंकि बर्फ़ होता है ना, तब बर्फ़ ठंडा में मोटा हो गया तो वहीं रुक गया, मगर जब गर्मी आएगा तो पिघलेगा तो हल्का हो जाएगा तो इधर उधर घूम जाए। चट्टान जो है बर्फ़ लगा हुआ है, हिल के एक जगह से दूसरी जगह, इसीलिए इसको गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। वैज्ञानिकों के लिए फेमस है श्वेत महाद्वीप भी कहा जाता है, गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है अंटार्कटिक महादेश को। हाँ, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर। हाँ, इस प्रकार के अटलांटिक आते हैं। क्वीन मोड पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो बोलेगा अंटार्कटिक महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटने वाला पर्वत कौन? क्वीन मोड।
पर्वत श्रेणी इस महाद्वीप को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो अंटार्कटिक को 2 बराबर भागने वाले पर्वत श्रेणी का नाम है क्वीन मोड। यहाँ की सर्वोच्च चोटी है विंसप मासिफ। बोलेगा कि अंटार्कटिक महादेश के सबसे सर्वोच्च चोटी का नाम है विंसप मासिफ। विंसप मासिफ 5140 मीटर की लंबाई है। विंसप मासिफ की लंबाई कितना है? 5140 मीटर। माउंट एब्रूस अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी है। तो अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी का नाम कौन सी है? माउंट एब्रूस। एल्ब्रूज नहीं, उत्तर रूस में है। यूरोप महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत है एल्ब्रूज। यूरोप महादेश का सबसे ऊंचा पर्वत है एल्ब्रूज, मगर एब्रूस आएगा, एब्रूस। हाँ, माउंट एब्रूस ये अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, एकमात्र सक्रिय मतलब हमेशा निकलते रहता है। तो अंटार्कटिका का अकेला सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एब्रूस। विश्व में सबसे कम तापमान अंटार्कटिका के बोस्टॉक में रिकॉर्ड किया गया, जो -89.2 माइनस में होगी। कैसा? माइनस में 89.2 डिग्री सेल्सियस। तो सबसे कम टेम्परेचर कहाँ पे दर्ज किया गया है? बोस्टॉक। बोस्टॉक कहाँ मिलता है? अंटार्कटिका महादेश में। चंद्रमा पे रात में टेम्परेचर घट जाता है 172। यहाँ पे सर्वाधिक तयांत्र यहाँ पे है बुध के 600 डिग्री सेल्सियस का। 173 हो जाता है माइनस में रात के, और हाँ, और 627 हो जाता है दिन में। हाँ हाँ, बुध का। अंटार्कटिका में पोल ऑफ कोल्ड में विश्व का न्यूनतम वार्षिक तापमान मिलता है। लो, बोस्टॉक के अलावा भी एक जगह है पोल ऑफ कोल्ड। पोल ऑफ कोल्ड ये भी कहाँ पे है? अंटार्कटिक में ही, अंटार्कटिक महादेश में ही, जहाँ पे न्यूनतम वार्षिक तापमान अंतर होता है। और एक दैनिक तापमान होता है। दैनिक मतलब एक दिन का, और वार्षिक मतलब पूरे वर्ष का तापमान होता है। हाँ, दैनिक बोलेगा तो बोस्टॉक, और पोल ऑफ कोल्ड हो जाएगा वार्षिक। हाँ, एवरेज निकलता है। सूर्य के उत्तरायण के बाद अंटार्कटिक में 6 महीने तक रात, और जबकि दक्षिणायन के बाद यहाँ पे 6 महीने तक दिन रहता है। इसके मुख्य वनस्पति लाइकेन और मॉस। हाँ, क्या कोची क्या किस कारण? अरे अब मान लो कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ से चले गए हम पटना, तो दूरी बढ़ेगा तो टेम्परेचर के मनोगा तो बढ़ेगा। तो टेम्परेचर मनोगा बढ़ेगा तो दूरी बढ़े, शुक्र अथी होता होगा, सूर्य के प्रकाश आने में भी तो अथी होगा उसका। कोची होता है 6 महीना के दिन है, 6 महीना के रात होता है ध्रुव। हाँ हाँ हाँ, या तो एकदम लास्ट में ध्रुव दोनों ऊपरे ना है, तो निकलता है तो उधरे से ना। तो हमेशा वो जब उत्तरायण रहेगा तो 6 महीना। तो सर वहाँ पे सब सिस्टम। अरे पृथ्वी क्या है? गोल है ना। उत्तर में चल गया, उत्तरायण हो गया तो उत्तरी ध्रुव के पास, और उत्तरी ध्रुव पे हमेशा 6 महीना तक दिन, 6 महीना तक है दिन। तो ऊपर में गर्मी और नीचे में ठंडा। दक्षिण ध्रुव में क्या जाता है? ठंडा। तो हम लोग उत्तर में आ जाता है पृथ्वी, तो हम लोग की तरफ अभी हम लोग कौन में? सूर्य कौन में है? उत्तरायण में, सूर्य कौन में है, तब ना हम लोग के पास गर्मी है। और वही फिर दक्षिणायन में चल जाएगा तो हम लोग के पास ठंडा आ जाएगा। एक तरफ दिन होता है, एक तरफ रात होता है। अभी ऐसा कहाँ अभी हो रहा है ना। एशियाई भाग के तो रूस को कहा जाता है साइबेरियाई भाग। ऐसे बोल रहा था कि उसे वो देश है ना, इतना बड़ा देश है कि उसका एक भाग में जो दिन होता है, एक भाग रात हो जाता है। रूस तो चीन के ऊपर है, अब ज़्यादा दूरी में थोड़ी। तो कैलिफोर्निया तो अमेरिका में चल जाए। अच्छा ठीक है, चेक कर लेंगे, हो सकता भी हो। ऐसे कहीं भी आज तक जैसे पढ़े नहीं है, देख लेंगे। बोलेगा कि वनस्पति का मुख्य कौन है? लाइकेन और मॉस। लाइकेन किससे बनता है? अब किसका सजीवी रूप है? शैवाल और कवक। शैवाल और हाँ, वो अति बन जाता है। लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से, लाइकेन से ही। हाँ, सूचक वही ना, ओकरा से बनाया जाता है लाइकेन। हाँ, लिटमस पत्र। यहाँ पे क्रील मछली झुंड में रहती है। क्रील मछली, क्रील मछली लगता है कि लाइट अति देता है ना, करेंट है। सॉरी ईल होता है, सॉरी ईल होता है, क्रील नहीं। ईल मछली करेंट मारता है, ईल मछली, ईल। हाँ, पकड़ने के बाद। चलिए हम लोग का कल रह जाएगा
नहीं है, वो अंटार्कटिका है, अंटार्कटिका भारत के बारे में कुछ नहीं। उसी का है। अच्छा हाँ इसी का है, सॉरी ठीक। आते हम लोग ना ध्यान में, हम कल वही खाली दिए थे। डॉक्टर गिरिराज सिरोही उत्तर प्रदेश का दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम भारतीय गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही कहाँ के थे? यूपी के। तो दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला पहला भारतीय गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही। भारत ने अपना अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत 1981-82 में किया था। पहली बार कब पहुंचा था भाई? 1981-82 में पहुंचा था। तो अंटार्कटिका का अभियान कब किया गया था? 1981-82 में। भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान के दल का नेतृत्व कौन किया था? डॉक्टर सईद जहूर कासिम। डॉक्टर सईद जहूर कासिम 9 जनवरी 1982 का। 9 जनवरी 1982 का। 9 जनवरी 1982 में क्या होता है भारत में? रंगीन टीवी की शुरुआत भी 1982 में। रंगीन टीवी की शुरुआत हुई भारत में 1982। रेडियो के आविष्कार 1923 में पहली बार। हाँ भारत में रेडियो की शुरुआत हुआ था 1923। उसके बाद वो बन जाता है ऑल इंडिया रेडियो 1936। ये अभी बन जाता है आकाशवाणी 1957, दूरदर्शन 1959 और रंगीन टीवी 1982। पैर सीधा कर, सॉन्ग सब बजता था। तो बोलेगा कि भारत का अंटार्कटिका अभियान की शुरुआत किसके दल में? तो सईद जहूर कासिम के नेतृत्व में 9 जनवरी 1982 का हुआ। फिर से सुनना है। रेडियो की शुरुआत भारत में 1923 में। ये आगे बन के ऑल इंडिया रेडियो कहलाता है 1936 में। ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना। आकाशवाणी बदल जाता है 1957 में। और फिर दूरदर्शन की शुरुआत हो जाता है 1959 में। दूरदर्शन 1959। और भारत में रंगीन टीवी की शुरुआत 1982 में। और उसी समय से ही टीवी पर अथी देखे के व्यवस्था कर देता है लोग। अथी ये कुछ ही बोलते हैं, अरे कौन होता है 4 साल पर सबसे बड़ा खिलवा? ओलंपिक। अब आते भारत में अंटार्कटिका ने पहला शोध का नाम होता है दक्षिणी गंगोत्री। भारत में जो अंटार्कटिका पर पहला शोध का नाम दक्षिणी गंगोत्री 1983 में। दक्षिणी याद रखिए, दक्षिणी गंगोत्री मैत्री भारती। दक्षिणी गंगोत्री मैत्री भारती। दक्षिणी गंगोत्री मैत्री भारती। दक्षिणी गंगोत्री मैत्री भारती। तो सबसे पहला दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। तो पहला खत्म हो गया। हाँ दक्षिणी गंगोत्री क्या कब स्थापित किया गया था? 1983 में, जो अब नष्ट है। उसके बाद 6 साल बाद गया था मैत्री की स्थापना 1989। लार्समन हिल्स में भारत ने अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती खोला। तो कौन सा हिल्स में? लार्समन हिल्स में। लार्समन हिल्स में भारत में अपना तीसरा अनुसंधान केंद्र भारती का स्थापना किया था। तो हम लोग का हो गया अंटार्कटिका। कोची फेमस इसमें? तो पहला सक्रिय ज्वालामुखी का नाम क्या है? एब्रूस। माउंट एब्रूस। यह इसको सबसे पहले खोजा किसने था? तो रॉस खोजा था। कौन खोजा था? ओकरो से पहले खोजा था गया था कौन? बोस्टॉक नामक जहाज। कुछ बोस्टॉक के जहाज था ना? हाँ बोस्टॉक नामक जहाज से गया था फेबियन बेलिंगसॉनसेन। फेबियन बेलिंगसॉनसेन 1820 में। 1800। यह 3 सागर से घिरा हुआ है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर। ये 3 से बड़ा। यह विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा 5वां महाद्वीप है। बर्फ के घिरे छिड़े के कारण इसे श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। और हिले डुले के कारण इसे गतिशील महाद्वीप भी कहा जाता है। हिले डुले के कारण इसे गतिशील महाद्वीप कहा जाता है। इसका सर्वोच्च चोटी विंसप मासिफ। दैनिक तापांतर मिलता है बोस्टॉक से। दैनिक तापांतर मिलता है बोस्टॉक से -89.2 डिग्री। और वार्षिक तापांतर मिलता है पोल ऑफ कोल्ड। उत्तरायण में चल जाता है तो 6 महीना के तक दिन, और दक्षिणी में चल जाएगा तो 6 महीना तक रात ना। उत्तरी में जाएगा तो 6 महीना के दिन, और दक्षिणी में हाँ उत्तरी ऊपर है ना।
उसके बाद इसका प्रमुख वनस्पति का नाम है लाइकेन और मॉस। और यहाँ पे फेमस मछली का नाम है क्रील। क्या नाम है? क्रील, जो झुंड में रहती है। कौन रहता है? अंटार्कटिका। हाँ, अंटार्कटिका में पहला अभियान गया था भारतीय जाए वाला, कौन था? गिरिराज सिरोही। गिरिराज सिरोही जाने वाला पहला भारतीय गिरिराज। कब अभियान गया था? 1981-82 में। मगर दल के रूप में गया था कौन? सैयद जहूर कासिम। सैयद जहूर कासिम 9 जनवरी 1982 को। पहला दक्षिणी गंगोत्री, दूसरा मैत्री, तीसरा भारती। पहला नष्ट हो गया था, दूसरा मैत्री 1989 में, और तीसरा कौन सा? लार्समन हिल्स पर अभी है भारती। कल का हम लोग का होमवर्क रह गया दक्षिणी अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका, हाँ पूरा दक्षिणी अमेरिका पूरा। हाँ के अब चलो करो। चलिए, हम लोग का विविध में पूछना था रानी कहा तक प्रमुख चिन्ह एवं प्रतीक। प्रमुख चिन्ह प्रतीक, राष्ट्रीय पशु विभिन्न देशों के और विश्व के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, और एक बचल था समाचार पत्र। समाचार, उसमें 8 को पूछ रहा है, वही सारे पूछेगा। हाँ वो मेन है, वो पता ज़्यादा नहीं पूछना। कमल बताइए, कमल किसका प्रतीक है? संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक कमल। संस्कृत और सभ्यता का प्रतीक कमल। संस्कृत एवं सभ्यता का प्रतीक कमल का फूल। कमल बोले या कमल का फूल बोले, बस खाली अंतर है, कुछ नहीं। दोनों तो सॉरी नहीं, कलम है, पहले का कलम है। हाँ हाँ, हम गलती बोल दिए हैं, कलम है। हाँ, कलम संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है, और कमल का फूल भी संस्कृति और सभ्यता का प्रतीक है। रेड क्रॉस डॉक्टरी सहायता का। रेड क्रॉस। लाल झंडा खतरे या शांति, खतरे और क्रांति का प्रतीक है। लाल झंडा क्रांति और खतरे का प्रतीक है, लाल झंडा। काला झंडा विरोध का प्रतीक है। काला झंडा। अब विरोध हम किस अनुच्छेद के तहत करते हैं? अनुच्छेद 19 के 1 के अनुसार। अनुच्छेद 19 के 1 के अनुसार। हाँ सर, वह विरोध करेंगे, मुंह बंद करके, मुंह पर काला पट्टी, हाथ पे काला पट्टी, हाथ में काला झंडा, ये सब विरोध करने का है। शोक, हाँ शोक भी कर सकते हैं। हाँ शोक भी कर सकते हैं। नहीं, लाल शोक का नहीं आता कोई। चलिए कहते बोलिएगा, लाल झंडा क्रांति और खतरे का। लाल झंडा क्रांति और खतरे का। लाल झंडा क्रांति और खतरे का। काला झंडा विरोध का प्रतीक। 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 पीला झंडा संक्रामक रोगग्रस्त लोगों को ले जाने के लिए, वाहन के लिए। पीला झंडा संक्रामक रोग से ग्रसित लोगों को ले जाने वाले वाहन का में लगाता झंडा। पीला झंडा संक्रामक रोग लोगों को ग्रसित ले जाने वाला झंडा। उल्टा झंडा संकट। उल्टा झंडा संकट। उल्टा झंडा संकट। उल्टा झंडा संकट। झुका झंडा शोक। कब जय होता है? या तो प्रधानमंत्री मर जाए या तो राष्ट्रपति मर जाए, चाहे कोई हो, भूतपूर्व हो या कुछ हो। नहीं, राष्ट्रीय सेना का अध्यक्ष ने, वो सब जनरल कर्नल के मरले पर ना। सिर्फ 2 गो राष्ट्र नहीं, राज्य शोक मना सकता है, पूरा देश नहीं। पूरा देश शोक मनाएगा। हाँ, तो वो अपना प्रधानमंत्री अपने आप में कर सकता है जब बोलेगा तब। ऐसा कहीं पहला हाँ, तो बताना कि अति उल्टा झंडा शुरू, जो अभी वर्तमान में मरेगा तो 12 दिन के लिए, और जो कोई भूतपूर्व मरेगा तो 7 दिन के लिए झंडा झुकाया जाता है। नहीं, अभी मान लो कि मर गई द्रौपदी, तो 12 दिन के लिए झंडा झुकाया जाएगा। और अभी एक से पहले कौन था? रामनाथ को भी मर गया था, 7 दिन के लिए झंडा झुकाएगा। हाँ प्रधानमंत्री, हाँ मोदी मर गया तो 12 दिन के लिए। अब मनमोहन जी मर गया था। अच्छा ठीक, चले आइए। सफेद झंडा संधि का। सफेद झंडा संधि या समर्पण। धीरे धीरे।
संधि या समर्पण का सफेद झंडा। लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन, लाल त्रिकोण परिवार नियोजन। कबूतर भी शांति का प्रतीक, कबूतर भी शांति, कबूतर भी शांति। लाल प्रकाश खतरा या यातायात रोकने का, खतरा या लाल हरा सब जानते हैं सब। आंखों पर पट्टी बंदी, हाथ में तराजू, न्याय का प्रतीक। आंखों में पट्टी, हम देखबे करते हैं कि कानून अंधा है, कानून अंधा है। बाह पर काली पट्टी, शोक विरोध दुख का प्रतीक, शोक विरोध दुख का प्रतीक। काला पट्टी कभी कभी देखिएगा कि खिलाड़ी जो है क्रिकेटर भी बांध के उतरता है किसी के मरने पे, मरने के अथी पे। नाइट में 6 महीने था। हाँ। सैंडी दीक्षित और अमित सिंह के याद में यहाँ पर काली पट्टी बांधा गया था। खानदान ने कहा होती है गांधी जी के में मर देते नहीं सब। बाह पर काली पट्टी शोक विरोध और दुख का प्रतीक, शोक विरोध और दुख का प्रतीक। एक दूसरे को काटती क्रॉस, कोची डेंजर खतरे का, कोची खतरे का। बिजली रेलवे स्टेशनों पर तो अथी पर लगा था क्रॉसिंग के पास। हाँ तो क्रॉस हड्डी बिजली के खतरे का, क्रॉस हड्डी बिजली के खतरे का। चक्र प्रगति का, चक्र ऐसे भी चलता है ना तो प्रगति करेगा। चक्र प्रगति का प्रतीक, चक्र प्रगति। हाँ क्लोज। के गो तिल्ली 24 गो, के गो तिल्ली। एक रंग कैसा होता है? सागरीय नीला। कैसा होता है? सागरीय नीला। ओलिव की शाखा शांति का, ओलिव का शाखा शांति का, ओलिव का शाखा शांति का। अब आते हैं प्रमुख देश के राष्ट्रीय पशु, प्रमुख देश के ऑस्ट्रेलिया के कंगारू, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू, ऑस्ट्रेलिया के कंगारू। अब आते हैं हम लोग, अब बताइए कंगारू किस में आता है? ओविपेरस की बीबीपेरस। अंडज प्रजाति का है। जैसे एक होता है ना कि स्तनी 3 प्रकार के अंडज यूज करता है, तो आधा पेटवे में रहता है तो अंडे में रहता है। तो एक होता है ना कि पूरा, एगो है कि बच्चा देता है और एगो देता है कि अंडा देता है। स्तनी है मगर अंडा देता है। एगो स्तनी है जो अर्ध विकसित बच्चा देगा, एगो स्तनी है जो पूर्ण विकसित बच्चा देता है। तो हम लोग को चाहिए थे पूर्ण विकसित में आते हैं। अर्ध स्तनी में आता है कौन? कंगारू। और अंडे में आता अंडा, हाँ अंडा भी देता है। प्लेटिपस, प्लेटिपस अंडा 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 ई नहीं अंडा देगा। जैसे एगो स्तनी पाया जाता है प्लेटिपस जो अंडा देता है, नहीं है अर्ध विकसित बच्चा, अर्ध विकसित बच्चा। हाँ हाँ बालू में मतलब जो उसका बच्चा है तो बच्चा कैसे जाता है? जैसे मान के जब पूरा धूपा करके आता है ना तो उसको पार करना आता है ना तो पेटवा में रख के बचवा के फिर निकाल के पूरा बच्चा निकालो। सबसे मतलब जैसे माँ तो माँ होती है लेकिन सबसे खराब माँ हो सकता है। उसका अथी को गर्भ को मार्सुलिप में अथी मार्सुलिपियम कुछ खतरा में होता है ना तो कुछ ही बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ध्यान में रहिएगा अगला दिन। तो बोलेगा ऑस्ट्रेलिया के पशु कची है? कंगारू। कनाडा के गंजा ईगल, गंजा ईगल। आवाज़ थोड़ा सा। कनाडा के गंजा ईगल, कनाडा के गंजा ईगल, कनाडा के गंजा ईगल। जापान के आइबिस, जापान के आइबिस, जापान के आइबिस, जापान के आइबिस। भारत के सब जानते हैं, हाँ बाघ, भारत के बाघ, भारत के बाघ। यूनाइटेड किंगडम के रॉबिन रेड ब्रेस्ट, ब्रिटेन के रॉबिन रेड ब्रेस्ट, रॉबिन रेड ब्रेस्ट, रॉबिन रेड ब्रेस्ट। न्यूजीलैंड के कीवी, न्यूजीलैंड के कीवी, न्यूजीलैंड के कीवी, न्यूजीलैंड के कीवी, न्यूजीलैंड के कीवी। पक्षी है, बिना उड़े वाला पक्षी है। हाँ अब आते हैं विभिन्न देशों के कोची अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं, विभिन्न देशों के अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवा। ऑस्ट्रेलिया का है क्वींसलैंड एंड नॉर्दर्न टेरिटरी एरियल सर्विस, QANTAS। कहाँ के है? ऑस्ट्रेलिया के। हाँ क्वींसलैंड ऐसे भी वहाँ पे एक अथी है, शहर है क्वींसलैंड, एक शहर है वहाँ पे। तो याद रखिएगा क्वींसलैंड कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया। क्वींसलैंड विमान सेवा ऑस्ट्रेलिया, क्वींसलैंड विमान सेवा ऑस्ट्रेलिया। बेल्जियम में बेल्जियम नाम है, म्यांमार में म्यांमार नाम है, अफ्रीका में अफ्रीकन नाम है, फ्रांस में फ्रांस नाम है, ग्रीस में ओलंपिक एयरवेज। इसी भी शुरुआत होता है ग्रीस में 796 में सबसे प्राचीन ओलंपिक की शुरुआत 776 ईसा पूर्व में, 776 ईसा पूर्व में ओलंपिक की शुरुआत हो गया था। हांगकांग में
याद रखिए, हांगकांग के कैथी पैसिफिक एवरेज, 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 हांगकांग के कैथी पैसिफिक एवरेज। हंगरी के हंगेरियन जानबे करते हैं, भारत के एयर इंडिया जानबे करते हैं, इंडोनेशिया के गरुड़ जानबे करते हैं, गरुड़ अभी अथियो में। हाँ हाँ हाँ, गरुड़ पक्षी नहीं देखा है। हाँ हाँ हाँ, गरुड़ एक बार था ना गुप्त वंश में, राजकीय चिन्ह। हाँ, विष्णु का अथी होते हैं। हाँ, विष्णु भगवान के थी।